हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। तो इस प्रश्नावली 4.1 को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि 4.1 को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा पूरी प्रश्नावली को। ठीक है ना। और प्रश्नावली 4 को डिस्कस करने से पहले द्विघात समीकरण होता क्या है, बनता कैसे है, मैं थोड़ा सा समझ लेता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक बात ध्यान देना है, बात ये ध्यान देना है कि आप लोगों ने द्विघात जो शब्द है, ये वाला शब्द, इसको आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। कहाँ पे पढ़ा है मैं याद दिलाता हूँ। आपने अगर बहुपद पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो वहाँ पे आपने द्विघात जैसा शब्द कुछ पढ़ा होगा, द्विघात बहुपद, है ना। या फिर बच्चों आपने इसके पहले अगर बहुपद पढ़ा है चैप्टर, तो उसमें भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी आपको मिला था द्विघात बहुपद। इसका मतलब द्विघात शब्द नया नहीं है, इससे मुलाकात हमारी फिलहाल पहले भी हो सकती थी, हो चुकी है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक बहुपद लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कोई द्विघात बहुपद लिखो, तो पी एक्स, इसका मान लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। मैंने लिख दिया। ये बच्चों क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे एक बात बताना, समझना बच्चों, कभी भी अगर इस द्विघात बहुपद को मैं जीरो के बराबर कर देता हूँ तो वही समीकरण हो जाता है। कहने का मतलब, अगर इसी बात को, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 था, मैं इसको कर देता हूँ जीरो के इक्वल। ठीक है ना। तो ये जो अब ये जो बना बच्चों, इसको बोलते हैं समीकरण। तो कैसा समीकरण, द्विघात समीकरण। अच्छा, द्विघात समीकरण क्यों है, ध्यान देना बच्चों। कभी भी द्विघात समीकरण चेक करते समय हम देखेंगे कि जो भी वेरिएबल होगा, जो भी चर होगा, इसकी अधिकतम घात हमेशा 2 होनी चाहिए। बहुत आसान बात है, इसको बस ध्यान देना है। अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है। मुझे न्यूनतम घात से मतलब नहीं है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना तो 2 से कम होना चाहिए, तभी द्विघात बहुपद होगा। ठीक है। बच्चों, द्विघात बहुपद का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने क्या कहा, अगर ये जीरो के बराबर होगा तभी द्विघात बहुपद होगा, तो बराबर क्या हो गया, जीरो। ध्यान देना, इस कंडीशन में होता क्या है, जैसा कि आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था बहुपद में, कि कभी भी इन तीनों कंडीशन में ए, बी और सी तीनों क्या होनी चाहिए बच्चों, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ये बात भी आपको साथ ही साथ ध्यान देनी है। क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं। ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक। गुणांक का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर में किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स का गुणांक क्या है, बी। और सी, ये बच्चों ये आपका है अचर पद। सी क्या है, अचर पद। इसका मतलब अगर आपसे ए, बी और सी का मान लूं, तो क्या आप मुझे द्विघात बहुपद बना के, द्विघात समीकरण बना के दिखा पाओगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 ले लेते हैं, सी बराबर 4 ले लेते हैं, बनाओ। तो ये हो जाएगा, एक स्थान पर रख दो 2, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे 3x प्लस सी के स्थान पे 4 बराबर 0। ये क्या बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। बात क्लियर है, किसी बच्चे को कोई तकलीफ यहाँ तक फिलहाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत आसान आसान सी बातें हैं, इसमें इतना कंफ्यूजन तो फिलहाल होना नहीं चाहिए, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो। चलो, अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी अगर मैं कह देता हूँ कि ए बराबर 0 ले लेते हैं, बी बराबर 2 ले लेते हैं, सी बराबर 5 ले लेते हैं, अब आप बनाओ द्विघात बहुपद। तो क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2x प्लस 5। क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5। अब मैं आपसे केवल ये पूछता हूँ, क्या 2x प्लस 5 द्विघात समीकरण है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें जो चर होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। लेकिन यहाँ पे चर की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 1। इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कभी भी द्विघात बहुपद में ए का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी 20 ये 0 हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, कभी भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ये हुई बच्चों आपकी बेसिक बेसिक बातें जो इस चैप्टर में आपको जाननी थी। एक्स, आपको ध्यान देना, ये इसका मानक रूप होता है। कहाँ पे लिखा है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है बच्चों, कि हम ध्यान देना, कभी भी द्विघात समीकरण को घात, पहले बड़ी घात लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात ना। इसका मतलब मतलब बड़ी से छोटी घात के फॉर्म में लिखेंगे ना। सही तरीका यह है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर।
अब ऐसे है, ये इसका मानक रूप नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कम होगा जब मैं बड़ी घात को पहले लिखूंगा, देन छोटी घात को लिखूंगा, देन अचर पद लिखूंगा। ठीक है ना, बस ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखो, ये इस फॉर्म में था, मैंने इस फॉर्म में लिखा, ये इसका सही रूप लिखने का है, सही तरीका है लिखने का। ठीक है ना बच्चों, तो ये बच्चों रही कुछ बेसिक बेसिक बातें। द्विघात समीकरण होता क्या है, बनता कैसे है, द्विघात समीकरण ए में ए बी सी क्या है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और मानक रूप क्या होता है। बस इतनी बातें आपको चैप्टर 1 के लिए जरूरी हैं, जो मैंने बच्चों बता दी। ठीक है, अब मैं सीधे चलता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे, प्रश्नावली 4.1 के। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, प्रश्नावली 4 पॉइंट कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। आपको बताना है कि जो यहाँ पे दिया गया है क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। करने का तरीका वही है, द्विघात समीकरण वही होगा जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। तो आपको केवल और केवल इन सवालों को हल करना है और चर की अधिकतम घात पे ध्यान देना है। ठीक है, पहला है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही है ना। चलो इसको हल कर लेते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 का एक्स के साथ 2x माइनस 6। सारा कुछ इधर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा बच्चों तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये इधर है +1 और माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि जो एक्स स्क्वायर एक्स का है उसकी, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज ठीक है। यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात क्या है बच्चों, 2। 2 से बड़ी तो कोई घात है नहीं, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको काट ही दो। चलो x+7 इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आपको लिखना है सिंपल सा, अतः यह द्विघात समीकरण है। ऐसे ही शेष सवाल को आपको करना है। ठीक है ना, अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर चाहो आप तो इस वीडियो को पॉज करो। इस क्वेश्चन में पहले में 8 क्वेश्चन है, पहला मैंने तो बता दिया, बहुत ही आसान था। अब शेष सातों क्वेश्चन को आप चेक करो कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। अगर आप सातों कर पाते हो तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आप चले जाना सीधे, नहीं कर पाते हो तो एक बार फिर से इसको देख लेना, जिस प्रॉब्लम में होगी जिस उसमें। फिलहाल मैं इसमें पूरा बताऊंगा। ये हुआ आपका पहला, चलते हैं दूसरे वाले पे। देखो बच्चों दूसरा सवाल ये आपके सामने है, इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का 3 के साथ -6 माइनस 2 का -x के साथ प्लस का 2x, इधर लाओ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का 2x, और यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस का 6। या फिर इधर भी ला लो इसको भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये चर वेरिएबल क्या है बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल जो है आपका वो एक्स स्क्वायर है और एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2। इसका मतलब आपको लिखना है, अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात, किसी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं। चलिए चलते हैं थर्ड वाले पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये है, चलो इसको भी सिंपली सॉल्व करते हैं। हाँ, इसका इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। एक्स का एक्स के साथ करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 के साथ करोगे एक्स, 2 का -2 का एक्स के साथ -2x, -2 का 1 के साथ -2 बराबर एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 के साथ 3x माइनस एक्स, यहाँ पे -3। ठीक है ना, यहाँ पे साफ साफ अगर चाहना काटना चाहो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में होना ही है, इसको कटना ही है। जैसे ही एक्स स्क्वायर कट जाता है बच्चों, हर जगह देखो एक्स की अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आप लोग सीधा लिख सकते हो कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, बाकी अगर आप लोग सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। चलो यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, सेम वही क्वेश्चन है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो एक्स का 2x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का 1 के साथ करेंगे तो बच्चों हो जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6x और यहाँ पे माइनस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है ना, चलो सबको इधर कर लेते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 5x, ये वाला प्लस का 5x इधर आएगा तो ये भी माइनस का 5x। यहाँ पे -3 है ना, तो -3 ही रहने देते हैं। ये बच्चों एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर,
देखो एक्स स्क्वायर को भी बराबर किधर लाया, 5x को भी बराबर किधर लाया, तो इधर क्या बचा, 0 हो गया। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 2x स्क्वायर में, ये देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स चर क्या है, 2 एक्स है, एक्स की अधिकतम घात क्या है, 2 लिखना आता है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, लिख लेना आता है, यह द्विघात समीकरण है। बात क्लियर है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो चर होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसकी अधिकतम घात पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। चलो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। चलो यार बच्चों, इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बच्चों 2x का करेंगे x के साथ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का 3 के साथ तो 3 दूनी 6x, एक का माइनस एक का x के साथ तो माइनस एक्स, माइनस एक का माइनस 3 के साथ तो प्लस का 3, x का x के साथ एक्स स्क्वायर, x का 1 के साथ माइनस एक्स, 5 का x के साथ 5x, एक का 5 के साथ माइनस 5। ठीक है, सबको इधर कर लेते हैं। 2x स्क्वायर है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर बराबर किधर आएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7x, अब इधर x वाला क्या है, देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4x, इधर आएगा तो माइनस का 4x, ठीक है। इधर है प्लस का 3, ये 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, ये भी हो जाएगा बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 60 बराबर 0। यहाँ पे चर क्या है, एक्स की अधिकतम घात क्या है, 2, एक्स की अधिकतम घात क्या है, 2 लिखना आता है, यह द्विघात समीकरण है। इतना तो कर ही सकते हो ना, लिख लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देखो यहाँ पे दिख रहा है माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मेट, तो मैं खोल देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 माइनस 2ab, 2 ए के स्थान पे x, बी के स्थान पे 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4x, क्या हो जाएगा बच्चों, 4x, ठीक है। अब चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से काट दो, इधर इधर लाओगे तब भी कटना है ही, तो इसको काट देंगे। अब यहाँ पे जो भी, अब यहाँ पे गुणा भाग कुछ तो होगा नहीं, अब यहाँ पे जो भी चर है उसकी अधिकतम घात दोनों जगह क्या दिख रही है, एक, और द्विघात समीकरण में होता क्या है कि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, फिलहाल ये द्विघात समीकरण नहीं है, नीचे लिखना आता है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात, चलो यार द्विघात नहीं है मैं क्यों लिख देता हूँ, ठीक है ना, लिख लेना द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है, चलते हैं 7वें वाले पे, देखते हैं क्या है। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां है पहले का, तब इसको सिंपली इसका मतलब इसका विस्तार करेंगे, विस्तार फॉर्म में लिखेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है, होता क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, प्लस 3 ए के स्थान पे 2, बी के स्थान पे x, ए के स्थान पे x, बी के स्थान पे 2, बात वही है। ब्रैकेट में क्या है बच्चों, x प्लस 2 बराबर 2x का x स्क्वायर के साथ करेंगे तो बच्चों 2, यहाँ पे घात जुड़ जाएगी तो x की पावर 3 माइनस 2x का 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8, अब यहाँ पे इधर देखो 3 दूनी 6x, 6x का x के साथ तो 6x स्क्वायर, 6x का 2 के साथ तो 12x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो इसको इधर लाओ, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर लाओ प्लस का 2x, और बचा क्या बच्चों प्लस का 8 बराबर 0। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज केवल यहीं तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8 बराबर 0। एक काम करो, अगर माइनस का इसको प्लस में लाना है तो माइनस का गुणा कर दो, फिलहाल हमको केवल घात चेक करना है, इसलिए आपको लिख लेना है कि यहाँ पे देखो चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, मतलब केवल लिख दे रहा हूँ नहीं होगा, आप पूरी लाइन लैंग्वेज के रूप में लिख लेना, ठीक है ना। चलिए चलते हैं 8वें वाले पे। चलो यार बच्चों देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको कैसे करेंगे, चलो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, इसको इसका विस्तार करो तो जगह ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको थोड़ा सा विस्तार करो, एक्स का क्यूब, चलो इसको ऐसे कर दो, एक्स क्यूब
-8। अब यहाँ पे 3 दूनी 6x, -6x का x के साथ तो -6x², -6x का 2 के साथ तो माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। ठीक है, फिर सेम फॉर्मेट दिख रहा है बच्चों, ये x³ यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी, चाहे इसको बराबर की इधर लाओ चाहे इसको बराबर की इधर लाओ, एक तो माइनस होना ही है, तो ये पूरा क्या हो गया बच्चों, कैंसल। अब यहाँ पे जो भी हमको दिख रहा है वो स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, चलो इसको थोड़ा सा हल ही कर लेते हैं। -4x² -x +1 इधर लाओ, +8 +6x² -12x, इधर पूरा क्या बचा, 0। तो 4x² यहाँ पे, 6x² यहाँ पे, तो बचा 2x², -x यहाँ पे, -12x यहाँ पे, -13x, +1 +8, तो 8 1 9 बराबर 0। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है। तो आप लोग ये बताओ कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप बोलोगे कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, तो यही रहा बच्चों पहले के 8 सवाल। उन 8 सवालों को हमने देख लिया, बहुत ही आसान सी बातें थी, आपको केवल और केवल ये चेक करना था कि जो सवाल दिया गया है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर होगा तो आपको लिख देना कि अतः यह द्विघात समीकरण है, नहीं होगा तो लिख देना है नहीं है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है बच्चों, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। चलो एक बात समझना बच्चों, इसके पहले वाले चैप्टर में हम करते क्या आए थे कि वहां पे हमको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना था, तो वहां पे मैं 2 चर लेता था x y। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मैं द्विघात समीकरण का अगर मानक रूप लिखूं ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देखोगे कि यहाँ पे केवल और केवल एक चर है। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, बाकी ये a b c अचर पद है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको अलग अलग वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है। हमारा सारा कोशिश होगा कि हम कोई भी चर को मतलब एक ही चर माने, उसी में समीकरण बनाने का प्रयास करें। पूरे चैप्टर में आपको ये बात ध्यान देना है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले मैं 3 में केवल एक्स वाई मानते आया हूँ, तो हैबिट पड़ गई होगी, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो मैं पढ़ता हूँ। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो जो सबसे पहले दिया गया है एरिया, उसको लिख लेते हैं 528 वर्ग मीटर। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो मान लेते हैं अगर चौड़ाई x है, तो मैं मान लेता हूँ बच्चों की जो चौड़ाई है खेत भूखंड की वो x है, तो लंबाई क्या होगी, सिंपल सी बात है, कह रहा है कि 2 गुने से एक अधिक है तो 2x + 1 होगा। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो मुझे इसका मतलब क्या है, x और 2x + 1 का मान ज्ञात करना है। अब ये बताओ, ये आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल। आपको पूरा पूरा लिख लेना है, मैं केवल लंबाई चौड़ाई लिख दे रहा हूँ। तो बच्चों चलो इसको लंबाई के स्थान पे क्या, चौड़ाई के स्थान पे क्या है x, तो x रख दो। लंबाई के स्थान पे क्या है 2x + 1, तो 2x + 1 रख दो। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया कितना दिया गया है, 528। अब इसी बात को सॉल्व करना है, 2x का x के साथ 2x², 1 का x के साथ +1, ये 528 बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 528 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे 528 का देखो, द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका अगले चैप्टर में फिलहाल पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ बच्चों। करने का तरीका क्या है कि जो x² का गुणांक होगा उसका अचर पद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब 528 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखना है आपको 528 × 2, जो आएगा उसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे कि घटाने पे 1 आए। ठीक है ना, तो 8 दूनी 16, 5 और 10। अब आपको करना क्या है बच्चों, 1056 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है जिनको घटाने पे 1 आए और जिनका गुणा करने पे क्या है, 528। ठीक है, तो बच्चों एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्ट बता दूं कि यहाँ पे इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा। एक तो तरीका ये है कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं ये बात कि यहाँ पे 1 कैसे आता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं डायरेक्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है, जिन बच्चों को तकलीफ है वो सीख भी लेंगे। चलो तो मैं करता हूँ 1056 का फैक्टर। ठीक है ना, जैसे मैं करता हूँ ऐसे आप लोग को भी करना है, ऐसे रफ काम है ये वाला। ठीक है ना, चलो 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 एक 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, यहाँ पे 33। बच्चों इसको अब 3 से सब काटेंगे तो 11, 11 से काटेंगे 1। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, 2 दूनी 4, यहाँ पे समझना थोड़ा सा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब ये 11 तियाँ 33, समझ रहे हो ना। अब 33 में बच्चों अगर ये बताओ मैं
अगर 33 में मैं 32 घटाऊंगा तो एक आएगा, इसका मतलब इस ये जो दो संख्याएं होंगी वो 33 और 32 होंगी, जिनका गुणा करने पे तो आएगा 1056 और घटाने पे क्या आएगा बच्चों, एक। ठीक है ना। ये काम मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी बता दे सकता था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट बताता हूँ तो कुछ बच्चे तो समझ जाएंगे जिनको आता है। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये पता चल जाए ना कि ये आता कैसे है, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पे लिखेंगे 33x, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो प्लस में है तो प्लस वाला बड़ा रखेंगे। यहाँ पे 32x माइनस 528 बराबर क्या होगा, 0। इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 33, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे x² x में कॉमन है x, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 33। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमको देखो 2x है, अगर यहाँ पे 2x लाना है तो क्या करना, कॉमन करना पड़ेगा, -16, तो हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 16 का 528 भाग करोगे तो आएगा 33 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 2x प्लस 33, बचा क्या, x माइनस 16 बराबर 0। ठीक है। ध्यान देना कभी भी बच्चों a इंटू बी, अगर दोनों जीरो हों तो ए भी बच्चों जीरो के बराबर होता है और बी भी किसके बराबर होता है, जीरो के। क्योंकि अगर ए का मान निकालेंगे तो ये 0/b हो जाएगा, 0/b का मतलब जीरो ही होगा। अगर बी का भी मान निकालना चाहूँ तो 0/a हो जाएगा, ए का भी मान क्या होगा, जीरो। तो एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, ठीक है ना। अतः 2x प्लस 33 बराबर क्या होगा बच्चों, 0। तो 2x बराबर होगा माइनस का 33, तो x बराबर होगा -33/2। ठीक है ना। x बराबर क्या है, -33/2। तो यहाँ पे बगल में निकाल लेते हैं बच्चों में एक और x का मान। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, x माइनस 16 बराबर क्या है, 0। तो x बराबर क्या होगा, 16। और बच्चों जो x बराबर 16 होगा, जो यही आपका आंसर भी होगा। क्यों, ध्यान देना है, ये आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है ना। यहाँ पे आप समझना, हमसे स्टार्टिंग में पूछा क्या गया था। अब ये बताओ, लंबाई तो निगेटिव होगी नहीं, भूखंड को मापेंगे। अब तुम चलो अपने दीवार को मापो, मैं कह रहा हूँ -1 सेंटीमीटर मापो, तो कहाँ जाओगे। इसका मतलब ये माइनस वाला अमान्य होगा, जो x का मान प्लस में 16 है वही इसका आंसर होगा। हमने चौड़ाई क्या मान रखी है बच्चों, मैंने चौड़ाई मान रखी है क्या, x। तो चौड़ाई x कितना आया, 16 मीटर। लंबाई क्या मान रखा है, 2x प्लस 1, तो 2x के स्थान पर रखेंगे 16 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो 16 दूना 32 और 35। इस सवाल का आंसर बच्चों दो होगा, एक 33 मीटर और एक 16 मीटर। ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लो, जो भूखंड है आयताकार, उसकी जो लंबाई होगी वो तो 33 मीटर होगी, और जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, 16 मीटर। ठीक है। तो अच्छा था, मतलब सवाल समझ में आया सबको। चलो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। चलो बच्चों, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। बच्चों क्रमागत शब्द एक आया है, इसका मतलब समझ लेते हैं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। आप लोगों ने कक्षा 3, 4 या फिर 5 में पढ़ा होगा कि क्रमागत संख्याएं बताओ, तो हम करते क्या थे, जैसे मुझसे 50 की क्रमागत संख्या पूछा जाता था तो मैं 50 में एक ऐड कर देता था, तो क्या हो जाता था, 51। मैं कहता हूँ 51 की क्रमागत संख्या 52, मैं कहता हूँ 52 की 53। मैं जिस संख्या की क्रमागत संख्या पूछूंगा उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, यही यही होती है क्रमागत संख्या। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत बच्चों को पता भी होगा। तो हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है, तो मैं सबसे पहले मान लेता हूँ, माना पहली संख्या बराबर x, पहली x मान लेता हूँ। अब क्रम से है तो इसका मतलब इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, अतः अगली क्रमागत संख्या बराबर क्या होगा बच्चों, x प्लस 1। अब देखो, जो कह रहा है वही करेंगे प्रश्न, जो प्रश्न कह रहा है वही करेंगे, इसका मतलब प्रश्नानुसार। इसका मतलब क्या है बच्चों, प्रश्नानुसार। अब यहाँ समझना आपको, कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है आपस में मल्टीप्लाई करना। कितना है बच्चों, 306। अब इसी बात को हमको सॉल्व करना है। चलो, x का x के साथ x², x का 1 के साथ x, ये देखो 306 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 306 बराबर 0। फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 300 मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका लिख दूं, क्या आएगा 17, 18, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका फैक्टर करता हूँ। लेकिन मैं करूँगा यही, जिससे आप लोग की भी हैबिट बने और आप लोग भी सोचो कि हाँ, कोई विद्वान नहीं है, सब प्रैक्टिस करके धीरे धीरे चीज़ें आती है। ठीक है ना। कोई जो डायरेक्ट बता देता है ना, वो सब प्रैक्टिस से होता है।
तो चलो मैं बताता हूँ कैसे करना। फैक्टर करो, 2 दो, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब ये बच्चों 5 1 6 3 9 कट जाएगा, 3 से काटो, 3 5 15 और 3 1 3, फिर 3 से काटो, 3 1 3, 3 7 21, यहाँ पे फिर 17 से काटोगे तो क्या आएगा बच्चों 1। अब यहाँ पे आपको समझना है, अब हमको ऐसे दो नंबर लेना है जिनको यहाँ पे देखो अचर पद ऋणात्मक में है, तो ये 1 हमको घटा के लाना है। ध्यान देना, अचर पद अगर धनात्मक होता तो बीच वाली संख्या जोड़ के लाना होता है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 तिरिक 18, 18 में से अगर 17 घटाएंगे तो एक आ जाएगा, इसका मतलब एक 17 और 18 का पेयर बना है ना। तो यहाँ पे लिखना है आपको x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ पे देखना है कि काम करना है कि यहाँ पे 18x माइनस 17x है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बीच वाला प्लस में था। अगर यहीं पे माइनस x होता तो 17 18 जो बड़ी संख्या है उसको ऋणात्मक कर देते, जो छोटी संख्या है उसको धनात्मक कर देते, ठीक है। इन दोनों में कॉमन x बचा क्या, x प्लस 18, इन दोनों में कॉमन माइनस 17 बचेगा बच्चों x प्लस 18। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, x प्लस 18, बचा क्या, x माइनस 17 बराबर 0, ठीक है। तो अब अभी मैंने बताया कि यदि, फिर से मैं बोल रहा हूँ, a गुणे b दोनों भी 0 के बराबर हो, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, ये दोनों 0 के बराबर है, तो ए भी बच्चों क्या होगा, ए का मान तुम लोग बताओ क्या होगा, 0/b। इसका मतलब ए भी क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार अगर मैं b का मान निकालना चाहूँ तो इधर देखो, तो b बराबर हो जाएगा 0/a, 0/a का मतलब क्या होता है, 0 ही तो होता है। इसका मतलब अतः x प्लस 18 भी क्या होगा बच्चों 0 के बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 18, और जब x माइनस 17 बराबर होगा 0 के तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 17, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो दो आंसर आए आए हैं, तो आपको एक चीज ध्यान देना है, ध्यान ये देना है। अब यहाँ पे बच्चों काम करना है कि यहाँ पे तो x के दो मान आए, तो दोनों इसके आंसर होंगे, क्यों होंगे मैं समझाता हूँ। अगर मैं x बराबर माइनस 18 लूंगा, मैंने पहली संख्या x माना था, तो अगर एक संख्या हो गई माइनस 18, दूसरी संख्या माना था x प्लस 1, दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों माइनस 18 प्लस 1, इसका मतलब क्या होगा माइनस 17। इन दोनों का भी इसका मतलब माइनस 18 का और माइनस 17 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही नंबर आएगा 306, या फिर पहली संख्या क्या माना था बच्चों x बराबर 17, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1 बराबर 18, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आना वही है बच्चों 317। तो इस सवाल के दो आंसर होंगे, एक माइनस 18 माइनस 17, एक 17 और 18। बात क्लियर है, यही आपका हो गया बच्चों आंसर, क्लियर है ना। चलो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। आई होप बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, किससे, उससे। तो मैं मान लूंगा कि रोहन की वर्तमान आयु x, ठीक है ना। चलो किया जाए, देखो रोहन की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं बच्चा x वर्ष। अतः रोहन की माँ की आयु कह रहा है 26 वर्ष बड़ा है, तो इसी में 26 जोड़ देंगे। रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या होगा x प्लस 26 वर्ष, क्लियर है। कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 360। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु क्या होगा, लिखना 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर क्या होगा, अभी बताओ। अभी आप मान लो 15 साल के हो, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 18 ना। तो इसी प्रकार ये x है, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 3, और तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु बराबर, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु बराबर, इसके भी आयु में 3 जोड़ देंगे, पहले x प्लस 26 था, प्लस 3 कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष, क्लियर है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार हम जो कह रहा है वही करेंगे, ठीक है ना। प्रश्नानुसार, चलो यार समझना, ठीक है। कह रहा है कि इनकी 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, तो 3 वर्ष बाद इस रोहन की आयु क्या है x प्लस 3, और इसकी आयु क्या है, इनकी आयु क्या है बच्चों x प्लस 29। इन दोनों का गुणनफल बच्चों कितना दिया गया है, एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ, 360। कितना दिया गया है 360। अब यहाँ से हल करके x का मान निकालेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे x का x के साथ x², x का 29 के साथ 29x, 3 का x के साथ 3x, और यहाँ पे 3 9 27 और 3 दूनी 6,
6 2 8। ये 360 को इधर लाओ, चलो एक अगले स्टेप में लाते हैं हम, बराबर 360। बच्चों अभी द्विघात समीकरण आपको हल करना कम से कम आना चाहिए। एक्स स्क्वायर, उन यहाँ पे 29 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा, 3 ऐड करेंगे 32x। यहाँ पे प्लस 87 है, माइनस का 360 बराबर क्या होगा बच्चों, 0 के। तो बच्चों यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ पे बच्चों 360 में अगर 87 घटाओगे तो पहले यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, घटाओगे तो यहाँ पे 273 बराबर 0। अब हमको सेम वही काम करना है बच्चों, 273 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का 273 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 273। अब हमको 273 का ऐसा फैक्टर करना है बच्चों कि घटाने पे क्या है 32, यहाँ पे लिखते हैं 273। चलो काटते हैं इसको बच्चों, मैं बार बार यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चों थोड़ी सी आपको समझ में आए कि अप्रोच क्या होता है गुणनखंड करने का। 3 9 27, 3 1 3, और यहाँ पे इसको काटो 7 से बच्चों, 13 से 91, और इसको काटो 13 से, 13 1 13। यहाँ पे देखो 13 3 39, 39 में 7 घटाएंगे क्या आएगा 32। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर बच्चों 0। एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 39, इन दोनों में कर लेंगे -7 तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 39। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, x प्लस 39, बचेगा क्या बच्चों x माइनस 7। सेम वही काम, यदि a इंटू बी बराबर 0 हो तो a भी 0 के बराबर होगा, और बच्चों b भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो जब x प्लस 39 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, -39। अब ये बताओ क्या कोई -39 साल का होगा, नहीं, आयु तो निगेटिव नहीं हो सकती ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकती। जब x -7 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या होगा 7, और यही सवाल का क्या होगा बच्चों आंसर, 7 वर्ष। x किसकी आयु माना था, चलो ध्यान देना है कि ये अमान्य होगा। अमान्य क्यों होगा बच्चों, क्योंकि अब ये बताओ अपने दिमाग से, क्या किसी की आयु निगेटिव हो सकती है। मैं कहता हूँ तुम्हारी आयु, किसी की आयु तुमने सुना है कि -2 साल, -5 साल, -4 साल, नहीं, इसलिए अमान्य होगा। चलो x का मान आया 7, मैंने रोहन की आयु माना था x, अतः रोहन की वर्तमान आयु क्या हो गई बच्चों 7 वर्ष। यही आपसे सवाल में पूछा था। और रोहन की माँ की आयु 7 + 26, 26 में 7 ऐड कर देंगे बच्चों 33 वर्ष। ठीक है ना, ऐड कर देना, और यही सवाल का आंसर होगा ये और ये। क्लियर है, आपसे पूछ रहा था कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की आयु पूछ रहा था तो केवल 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर उसकी माता जी की भी आयु पूछता तो 33 वर्ष हो जाता। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आखिरी वाला आपके सामने कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 480 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस मतलब दूरी 480 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल जो आपसे पूछा है उसको मान लेंगे, ठीक ना, लिख लेना। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी मान लो, x y z कुछ भी मान लिया। समझना ध्यान से यार, आसान सवाल है। अब यहाँ पे बच्चों दो देखो, ये जो रेलगाड़ी है दो तरीके के चाल से चल रही है। एक तो x से चल रही है, और साथ ही साथ कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, इसका मतलब एक x माइनस 8 से चल रही है। तो 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। सेम इसी प्रकार 480 किलोमीटर की दूरी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, तब भी कुछ ना कुछ समय लगेगा। कह रहा है कि इन दोनों समय का अंतर क्या है, 3। तो यहाँ पे बच्चों अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चले, तब चाल धीमी गति से चलने पर चाल क्या हो जाएगा, अभी x चल रही है तो हो जाएगा बच्चों x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, अब चलो निकाल लेते हैं t1। t1 का मतलब पहला समय। देखो बच्चों, पहली बार वो चल रही है 8 किलोमीटर, पहली बार वो चल रही है कि एक नियत चाल से, तो चाल समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना गया है 480, पहला वाला चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, इसको मान लेते हैं t1। ठीक है ना, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। आगे कह रहा है बच्चों कि जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तब भी उसका कुछ ना कुछ समय लगेगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है ना, ये आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2। कह रहा है बच्चों इन दोनों समय में जो अंतर आ रहा है वो 3 घंटे का आ रहा है। इसका मतलब T2 माइनस T1, ध्यान देना यहाँ पे
कितना है 3, ये प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार, ठीक है ना, इसको लिख लेना यार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे समझना T2 माइनस T1 की क्यों किया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हर में अगर अंश बराबर हो, देखो यहाँ पे भी 480 है, यहाँ पे भी, तो हर में जो वैल्यू छोटी होगी उसका मान बड़ा होगा। अब ये बताओ 8 बड़ा होगा, x बड़ा होगा कि x माइनस 8? मैं कहता हूँ 10 बड़ा है कि 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, तो आप बोलोगे 10 माइनस 2, सिंपल सी बात है, इसलिए यहाँ पे T2 माइनस T1 किया। तो अब इसको बच्चों हल करना है सिंपली, ठीक है ना। तो चलो यार, T2 का मान है 480 अपान एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपान एक्स बराबर क्या है 3 घंटा। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिरे गुणा, तो 480 एक्स माइनस 480 गुणे इसका भी हो जाएगा x माइनस 8 बटे में बच्चों होगा x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। तो यहाँ से हो जाएगा 480 एक्स माइनस 480 एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 8 यहाँ पे 8 हटाएं, 64 का 4 हाथ से लगा 6, 8 चौक 32 और 6 38 बटे में बच्चों एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या होगा 3। 3 को लिख सकते हैं 3 बटे 1, देखो ये सेम है, कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 3840 बराबर 3 का एक्स स्क्वायर के साथ 3x स्क्वायर माइनस 8 तिरिक 24x, 8 4 12 3 15 बच्चों, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, यहाँ तो यहाँ से मैं 3 कॉमन कर लेता हूँ, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 3840, ठीक है ना। यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x बराबर, यहाँ पे 3 गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, यहाँ पे बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा तो बट्टे में ही होना है, कैंसिल ही होना है, इसको इधर ला लो। अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 1280 बराबर क्या होगा 0 के। अब यहाँ पे आपको 1280 का ऐसा फैक्टर करना है, घटाने पे 12 है, तो सेम वही काम यहाँ पे कर लिखेंगे 1280, और मैं ऐसे दो पेयर को ढूंढने का प्रयास करूंगा, 640 320 160 80 40 20 10 5 और 1। इधर देखो बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 आया। अब इसको देखो अलग, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कलर, इसको समझना, यहाँ पे 32 आया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, इसका मान तो आया, इसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे 32, इसका आया 40। अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पे हमको लाना है क्या, माइनस का अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है कि जब यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 12 नहीं बच्चों, बल्कि आएगा 8, क्या आएगा 8, यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों 8, 8 तिरिक 24 होता है ना, तो यहाँ पे 8 आएगा, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कॉमन किया था, चलो ठीक है। अब यहाँ पे 40 में बच्चों 32 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ पे इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर क्या होगा 0 के। x कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस 40, प्लस का 32 कॉमन करोगे बच्चों आएगा x माइनस 40 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, x माइनस 40, बचा क्या बच्चों x प्लस 32, सेम वही काम, जब a इंटू बी 0 के बराबर हो, कभी भी a गुणे b किसके बराबर हो 0 के, तो a भी क्या होगा 0 के बराबर और b भी क्या होगा 0 के बराबर, इसका मतलब अतः जब यह x माइनस 40 बराबर 0 के होगा तो x बराबर क्या आएगा 40, ये अच्छा इसको माना था स्पीड, तो किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और बच्चों इसी प्रकार ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, चलो लाल समझ में नहीं आ रहा है, लाल ही लाल हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रीन, जिससे समझ में आए। क्या हो गया बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर है। अब देखो अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ x प्लस 32 को 0 के बराबर, ये भी बराबर होगा क्योंकि ये भी होता है बी भी होता है, तो x प्लस 32 बराबर अगर 0 के होगा तो x बराबर होगा माइनस 32 के। अब ये बताओ क्या कभी स्पीड निगेटिव होगी, नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगी ना, सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात। तो
एक्स का माना गया 40। अब देखो स्टार्टिंग में हमने मान क्या रखा है वही कर देते हैं। लिखो, मैंने मान क्या रखा है बच्चों, रेलगाड़ी की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेना। अतः चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप नीचे भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, बस समझाने के लिए था। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर, हमसे यही पूछ रहा था कि रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो ये रहा बच्चों आखिरी क्वेश्चन। अब हम मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 4.1। 4.1 में क्या बेसिक था, क्या कैसे करना था, मैंने एक फैक्टर भी किया है, साथ ही साथ थोड़ा सा चाहा है कि अच्छे से आपको समझाया जाए, अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास किया गया है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो बच्चों आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और हालांकि मैं बोलता नहीं, फिर भी बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। तो चलिए ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।